सुबह करीब 6 बजने वाले हैं और फ़िलहाल मैं अभी हूँ रांची जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ यहाँ से पटना की तरफ और वो भी एक बहुत ही स्पेशल ट्रेन में। और इस रूट पे सफ़र करके एक चीज़ समझ में आ चुकी है कि अगर आपकी सीट रिज़र्व होती है तो भी उसके कोई मायने नहीं होती इस रूट पे। और बाकी यकीन करिए ये थर्ड एसी है, ये कोई जनरल क्लास स्लीपर क्लास नहीं है, तो कुछ ऐसा हाल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी हाँ, दिन के वक्त में अपर बर्थ वाले लोग नीचे लोअर बर्थ पे बैठ सकते हैं कि नहीं, इस बारे में बहस जो है वो हो जाती है, लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन सब कुछ नेगेटिव नहीं होता। ये रूट बहुत ही खूबसूरत है, स्पेशली रांची से मुरी और मुरी के बाद का सेक्शन जो है ना बहुत ही खूबसूरत है। चलो वो देखते हैं और इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो सुबह के 6 बज चुके हैं और हावड़ा वंदे भारत का डिपार्चर हो गया प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, और इसके निकलने के बाद ही हमारी ट्रेन का उस पर अराइवल होगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो चलो मैं यहाँ पे खड़ा था ताकि यहाँ से अराइवल जो है यहाँ तो डिपार्चर जो है वो आपको दिखाऊँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे वैसी बहुत भीड़ रहती है और बढ़िया सनराइज़ जो है वो हो रहा था। तो ये है हटिया पूर्णिया कोट कोसी सुपर फास्ट एक्सप्रेस। ट्रेन तो आ चुकी है। बाकी बात करूँ अगर मैं कोच कंपोजिशन की ना, तो इस ट्रेन में 2 एसी चेयर कार है, नॉर्मल आईसीएफ वाले, इसमें ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ मैं, और 2 थर्ड एसी हैं और एक इसमें सेकंड एसी का कोच जो है वो दिया गया है। बाकी सेकंड एसी में करंट में सीट अवेलेबल नहीं थी, इसलिए उसमें बुकिंग नहीं कर पाया, तो थर्ड एसी की बुकिंग जो वो की मैंने। बाकी हाँ, इसमें करीब 5-6 स्लीपर क्लास हैं और करीब 7-8 जो है वो जनरल क्लास में दिए गए हैं। चलिए, बाकी ये है कि साइड डोर सीट जो वो मिली मुझे इस ट्रेन में, ये अच्छा हो गया। और डिपार्चर जो वो लेता हूँ, उसके बाद अपनी जर्नी जो वो शुरू करते हैं। सुबह के 6:12 पे अपना डिपार्चर हो रहा है, थोड़ा सा लेट डिपार्चर हुआ है, लेकिन एक चीज़ ये है कि इसके बाद का सेक्शन जो है ना, ये मैं आपको दिन में दिखाने वाला हूँ। जब लास्ट टाइम मैं आया था यहाँ पे तो मुरी का सेक्शन रात में गुजरा था। और अगर बात करूँ मैं रांची जंक्शन की, तो इसको 1907 में पहली बार खोला गया था और तभी एक नैरो गेज की ट्रेन चली थी यहाँ से पुरुलिया की तरफ। ये ताती सिलवाई जंक्शन रेलवे स्टेशन है और आप ये देखो प्लेटफॉर्म की हाइट देखो यहाँ पे कितनी है। ये वाले प्लेटफॉर्म जो है इनकी हाइट तो थोड़ी सी कम लग रही है, लेकिन जो उस तरफ वाले प्लेटफॉर्म्स हैं ना, उस तरफ भी प्लेटफॉर्म्स हैं। देखो यहाँ पे सीढ़ियाँ जो वो बनी हुई है मेरे ख्याल से उस तरफ जाने के लिए। ये थोड़ा सा गहराई में है, बाकी इधर वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो ऊंचाई पे बने हुए हैं। क्या खूबसूरत है ना, मतलब मंदिर जो है वो बना हुआ है और लोग यहाँ पे नीचे उतर करके आ रहे हैं इस ट्रेन में बैठने के लिए। बढ़िया। तो ये है ताती सिलवाई पढ़ रहा मैं उसको। तो ये एक ना जंक्शन रेलवे स्टेशन है, यहाँ से एक लाइन जो है वो बरका काने की तरफ निकल जाती है। हालांकि यहाँ पे जंक्शन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से उस तरफ वाले प्लेटफॉर्म पे जंक्शन जो है वो लिखा होगा। बाकी चलो, बहुत देर स्टॉप नहीं था यहाँ पे, सिर्फ 70 किलोमीटर की दूरी पे था रांची से ही। तो यहाँ पे एक हॉल्ट था, सोचा ये आपको जंक्शन स्टेशन जो वो दिखा दूँ। जितने भी छोटे बड़े स्टेशन हैं इस रूट में, वो सभी मैं आपको एक्सप्लोर करता हुआ चलूँगा। और वैसे ही बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त है, तो जो घाट सेक्शन है ना, मुरी का जो घाट सेक्शन है वो आपको दिखाऊंगा मैं, और अच्छा लगेगा। मतलब सुबह के वक्त में तो अच्छा ही लगता है, दोपहर में थोड़ी दिक्कत होती, गर्मी होती। सोचिए, पहले ये पूरा ट्रैक सिर्फ और सिर्फ नैरो गेज का था और किस तरह से इसको बनाया गया होगा। मतलब ये जंगलों के बीच से रूट जो है वो निकलता है पूरा। बाकी एक बात तो है कि मानसून के वक्त में ये रूट अपने पूरे शबाब पे होता है, लेकिन अभी भी ये रूट काफ़ी हरा भरा और काफ़ी बढ़िया दिख रहा है।
बाकी हाँ, ये है इस ट्रेन का चेयर कार। और चेयर कार वो भी आईसीएफ वाला बहुत ही आरामदायक होता था। और पहले शताब्दी एक्सप्रेस में ऐसे चेयर कार जो है वो होते थे आईसीएफ में, मतलब इतना शानदार इनकी कुशनिंग जो है वो होती थी। और ये लाइन मेरे ख्याल से चंदिल जंक्शन की तरफ से आ रही है और मुरी जो है वो पहुंचने वाले हम। वाराणसी एक्सप्रेस भागलपुर रांची। सुबह करीब 7:30 बजे का वक्त होने वाला है और अभी ज़रा गर्मी जो फील हो रही है, मतलब धूप जो है वो लगनी शुरू हो चुकी है। बाकी हाँ, बिल्कुल ऑन टाइम ट्रेन यहाँ पहुँची है। और अगर बात करूँ मैं मुरी जंक्शन की ना, तो हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। हालांकि अगर देखा जाए तो सिटी बहुत बड़ी नहीं है और ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर रेलवे जंक्शन के हिसाब से देखा जाए तो हाँ, ये एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है झारखंड में, जहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है बरकाकाना की तरफ। इधर से भी हमारी ट्रेन पहुँच सकती है बरकाकाना। बाकी एक लाइन यहाँ से निकलती है आगे कोटशिला जंक्शन की तरफ। वहाँ से 2 लाइनें जो हैं वो अलग होती हैं, एक निकल जाती है पुरुलिया की तरफ और एक जो लाइन है वो निकल जाती है हमारी गया की तरफ। तो ये सारी लाइनें जो है यहाँ के मिलती हैं। बाकी यहाँ एक लाइन एक और है जो यहाँ से चंदीला की तरफ निकलती है और आगे निकल जाएगी टाटा नगर। तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिलती हैं और इसीलिए ये एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी यहाँ एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ कि मुरी जो है ना, 1948 में यहाँ पे पहला एक एल्युमिनियम रिफाइनरी प्लांट जो है वो खोला गया था और बाद में इसको हिंडाल्को ने जो है वो टेक ओवर कर लिया। लेकिन अगर कहीं आपसे पूछा जाए कि इंडिया में पहला जो एल्युमिनियम रिफाइनरी जो था वो कहाँ पे था, तो वो यहीं पे बना था। तो मुरी जो है इसलिए जानते हैं लोग इसको। बाकी यहाँ खूबसूरत तो मुरी बहुत है, आपने देखा ही पूरा सेक्शन जो था वो बहुत ही बढ़िया लगा। और स्पेशली अगर आप मानसून के वक्त में आते हो ना यहाँ पे, तो आपको बहुत बढ़िया नज़ारे जो है वो देखने को मिलेंगे। यहाँ बहुत देर तक ट्रेन यहाँ पे रुकी नहीं, मात्र 2 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकी और डिपार्चर हो गया अपना मुरी जंक्शन से। देखो ये वाला प्लेटफॉर्म देख के लग रहा है कि ये काफ़ी पुराना और बढ़िया रेलवे स्टेशन है। आप बिल्डिंग देखो ये, और लोग यहाँ किसी पैसेंजर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, इस मेमू ट्रेन का इंतज़ार हो रहा था। बाकी जैसे ही मुरी से निकलते हैं, सुवर्ण रेखा नदी को हम पार करते हैं और गर्मियाँ जो है वो चल रही हैं। ऐसे में अब पानी का फ्लो देखो, ऑलमोस्ट नदी जो है वो सूख चुकी है और उस तरफ शायद मेरे ख्याल से बालू जो है वो निकल जा रहा है वहाँ पे ट्रॉली में। और मुरी से निकलने के चंद मिनटों बाद हम पहुंच जाते हैं कोटशिला जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो जो मेन घाट सेक्शन था ना, वो तो मुरी तक ही था। उसके बाद तो उतना अच्छा जो है वो सेक्शन नहीं है, मतलब ठीक ठाक ही सेक्शन है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ छोटे छोटे जंक्शन स्टेशन जो है वो आते हैं इस रूट पे से कि ये है कोटशिला जंक्शन, इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है पुरुलिया की तरफ और एक लाइन जिधर हम जाने वाले हैं, यानी कि अपना नाम भूल जाता हूँ बार बार यार। तो एक लाइन जो है वो निकलती है यहाँ से चंद्रपुरा, यानी कि वहाँ से निकल जाएंगे गया की तरफ हम। तो ये लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिलती हैं और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। मेनली जिन ट्रेनों को ना रांची से पुरुलिया की तरफ जाना होता है, वो यहीं से अपना रास्ता जो है वो चेंज करती हैं। ये बहुत ही छोटा रेलवे स्टेशन है ये, हालांकि जंक्शन है पर छोटा रेलवे स्टेशन है। और देखो तो बेसिक फैसिलिटी भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो कि बिल्कुल बंगाल बॉर्डर के पास में है ये, क्योंकि बांग्ला में देखो यहाँ लिखा हुआ है, बांग्ला ही तो है लग रहा है मुझे। 4 लैंग्वेज है ये टोटल, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला और एक पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है वो समझ नहीं आ रही मुझे। वैसे अगर देखा जाए तो अब ऑफिशियली हम बंगाल में ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब पता नहीं चलता है कब एक स्टेट जो क्रॉस हो जाता है। तो कोटशिला जो है वो बंगाल में आता है और यहाँ से पुरुलिया की लाइन जो है वो अलग हो जाती है। देखो अभी यहाँ से लाइन अलग होगी, ये लाइन है। तो ये आ रही है भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस। तो सुबह करीब 8:40 का वक्त हो रहा है और अभी पहुंच रहे हैं हम बोकारो स्टील सिटी, एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन इस रूट का। काफ़ी लोग यहाँ से ऑनबोर्ड होने वाले हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। तो
ऐसा लगता है कि यहाँ से पूरी ट्रेन जो है वो पैक होने वाली है। जितनी भी सीटें थर्ड एसी में या फिर नॉर्मल एसी चेयर कार में खाली थी ना, मुझे लगता है कि सारी सीटें जो हैं वो यहाँ भरने वाली हैं। इतने लोग जो हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं। वैसे बात करूँ मैं अगर बोकारो की, तो बोकारो का जो अस्तित्व है वो स्टील उद्योग से है, इसलिए स्टील सिटी ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, जिसको 1960 में इस्टेब्लिश किया गया था। और अगर मैं ये बोलूँ कि ये इंडिया के अंदर कुछ पहला प्लान सिटी था तो बिल्कुल ही इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। उस टाइम में बहुत ही कम प्लान सिटीज़ होते थे और ये पहला प्लान इंडस्ट्रियल सिटी बोल सकते हो आप। हालांकि चंडीगढ़ जो है वो पहला प्लान सिटी है, लेकिन ये जो था वो पहला प्लान इंडस्ट्रियल सिटी था। और यहाँ पे जो स्टील उद्योग है वो तो है ही, लेकिन एक और चीज़ है कि यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्रीज़ भी हैं, यहाँ पे पावर जनरेशन भी है, तो बहुत सारे प्लांट्स यहाँ पे हैं और एक तरह से इंडस्ट्रियल हब है ये झारखंड का। नहीं नहीं, ये कोई जंक्शन स्टेशन नहीं है, यहाँ से कोई लाइन अलग नहीं हो रही है, बल्कि फैक्ट्री में ही वो ट्रैक जो है वो जा रही है। और यहाँ पे आपको तमाम ऐसी फैक्ट्रीज जो है वो देखने को मिलेंगी। चलो, बोकारो स्टील सिटी से निकले हुए सिर्फ 20 मिनट का वक्त हुआ होगा और अभी चंद्रपुरा जंक्शन जो है वो पहुँच चुके हैं। तो ये है चंद्रपुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन और ये भी एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। सोचा कि आपको दिखा दूं मैं। सुबह करीब 9:20 का वक्त हो रहा है, लेकिन अब जो धूप है ना वो चिलचिलाती हुई धूप फील हो रही है, गर्मी जो है वो फील हो रहा है। ये सारी पानी की बोतलें जो हैं वो यहाँ पे चढ़ाई जा रही हैं। रेल नीड तो रही है, नॉर्मल कोई लोकल पानी की बोतल है और यही बोतल जो बेची जाएंगी अब। वैसे रेलवे का ये जो होता है कि आप ट्रेन के अंदर रेल नीड जो है वो बेच सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है रूल फॉलो। तो यहाँ पर रूल जो है वो तोड़ा जा रहा है। नॉर्मल वाटर बॉटल जो है, बाहर का जो वाटर बॉटल है वो ला करके ट्रेन के अंदर लोग बेचते हैं। तो ये भी जो है वो होता है। नॉर्मल रेल नीर का जो प्राइस होता है वो 15 रुपीज़ होता है और इसका जो है वो 20 रुपीज़ होता है। तो ऑलमोस्ट 5 रुपये लोग एक्स्ट्रा पे करते हैं पानी की बोतल के लिए। मेरे को समझ नहीं आता कि रेलवे जो है वो अलाउ करती क्यों है। अगर उनको रेल नीर को प्रमोट करना है, उसको आगे बढ़ाना है, उसको हर ट्रेन में बेचना है, तो फिर अलाउ कैसे करते हैं ये सब वेंडर्स को ट्रेन में अंदर जाने के लिए। और सिर्फ ये इसकी बात नहीं है, मैंने बहुत से ट्रेनों में देखा है कि ऐसा होता है। अब पब्लिक का भी ये है, पब्लिक का भी दिक्कत ये है कि मजबूरी में उनको अब रेल नीर नहीं मिलेगा तो यही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी इतनी है। तो भाई कोई यहाँ पे 5 रुपये की लड़ाई तो करेगा नहीं कि भैया मुझे रेल नीर ला करके दो तभी मैं पीऊँगा, तो ये तो होगा नहीं। लेकिन हाँ, रेलवे को थोड़ा सा इस पर कड़ा एक्शन जो वो लेना चाहिए। वैसे बात करूँ अगर मैं चंद्रपुरा की, तो हाँ ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और जंक्शन इसलिए हो कि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है महुदा की तरफ और वहाँ से आके धनबाद की लाइन जो वो भी निकली हुई है। तो एक ये लाइन होगी, बाकी एक लाइन यहाँ से सीधा निकलती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो जंक्शन, तो वहाँ भी एक लाइन जो है वो निकली हुई है। बाकी एक लाइन इधर से हम आ रहे हैं, यानी कि अपनी ये मुरी वाली लाइन जो है वो हो गई। और एक लाइन यहाँ से ना बरका आने के लिए भी निकलती है रांची रोड होते हुए। तो इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और इतना बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है कि अपनी ट्रेन जो है वो यहाँ करीब 30 मिनट से खड़ी हुई है। ये जो लाइन है ना जहाँ पे गुड्स ट्रेन अभी आ रही है, यही लाइन आगे महुदा जंक्शन होते हुए धनबाद की तरफ निकल जाती है और हमारी ट्रेन अब यहाँ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो रेलवे स्टेशन की तरफ निकल चुकी है। इस पूरे रीजन में इतनी ज़्यादा मालगाड़ियाँ चलती हैं ना कि आपको पैसेंजर ट्रेन से ज़्यादा ये जो गुड्स ट्रेन है वो देखने को मिलेंगी इस रूट पे। बाकी चलिए बस कुछ ही देर में गोमो पहुंचने वाले हैं। और गोमो जो है ना एक लोको शेड भी है, तो यहाँ आपको चलो बाहर दिखाता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे इंजन्स का रख रखाव जो है वो होता है, ख़ास तौर पे WP7 और WJ9 जो लोकोमोटिव्स हैं वो यहाँ बहुत आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो रेलवे स्टेशन। और बात करें अगर गोमो रेलवे स्टेशन की, तो अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। जैसा कि नाम आप पढ़ पा रहे हो कि पहले ये जो था गोमो जंक्शन था, लेकिन बाद में इसको नेताजी के नाम पे रख दिया, क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ से नेताजी ने जब इंडिया छोड़ने का प्लान बनाया था, तो यहीं से कालका मेल जो है वो पकड़ी थी और यहाँ से फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान के रास्ते जो है वो बाहर निकल गए थे और फिर जापान पहुँच करके आज़ाद हिंद फौज की जो घटना जो है वो की थी उन्होंने। तो इसलिए
ये स्टेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ जो कालका मेल थी उस टाइम की, उसका भी नाम जो है वो चेंज हो चुका है। जिस ट्रेन से वो गए थे उसका नाम भी अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्सप्रेस जो है वो हो गया है। तो जो कहानियाँ उनके नाम से जुड़ी है ना, तो ऑब्वियस बात है जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं ना, जिनकी भी कहानियाँ किसी पर्टिकुलर ट्रेन से या किसी स्टेशन के साथ लिंक है ना, उन स्टेशनों का नाम, उन ट्रेनों का नाम जो है ना वो इनके नाम पे जो है वो करना चाहिए, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन जो है वो इनको अच्छे से याद रखें, इनके किए गए कामों को जो है वो अच्छे से याद रख पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी मेरे से गलती ये हुई कि मैंने अपना खाना जो है वो ऑनलाइन बुक कर नहीं पाया, मतलब भूल गया था कि ई केटरिंग से ऑर्डर करना भी है। और पारसनाथ में ई केटरिंग से ऑर्डर हो रहा था, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ कि पेमेंट जो है वो हो नहीं पाया। मतलब पेमेंट क्या, मतलब वो ऑर्डर नहीं हो पाया, जिस कारण से अब जो है सीधे गया में फ़ूड ऑर्डर कर सकता हूँ मैं। लेकिन अब मन कर है ना कि साइड पेंट्री से ही खाना मंगाता हूँ और देखता हूँ कि उनका टेस्ट जो है वो कैसा होता है। बाकी गोमो रेलवे स्टेशन से इतना सारा माल जो है वो चढ़ाया गया, तो ये सब जो है वो यात्रियों को बेचा जाएगा। तो ये सब तो मिल ही जाएगा। बाकी देखता हूँ कि अपने लिए डिनर का, अपने लिए लंच का इंतज़ाम जो है वो कहाँ से हो पाता है। छोड़ेगा चल चल निकल निकलिए। किसको मार रहे हैं? देखता नहीं है, चले यहाँ पर देख रहा है। आप उठ कर बैठिए था, सुनिए ना, हल्ला गुल्ला मत कीजिए। आप हल्ला मत कीजिए। बैठे यहाँ पे। बैठेंगे नहीं, बात है सोएगा, नहीं लेकिन नहीं सोएगा। बात के नहीं सोएगा। सोएगा, सोएगा। नहीं सोने देंगे हम, नहीं सोने देंगे। नहीं सोने दीजिएगा। हाँ नहीं सोने देंगे हम। सुनिए ना, बहस करने का फायदा, टीटी को बुलाइए। बाकी एक चीज़ है कि इस रूट पे आपको ना लेमन टी जो है वो मिल जाएगा आपको। नॉर्मल जो दूध वाली टी होती है वो तो वैसे ही ख़राब होती है, लेकिन इस रूट की अच्छी बात ये है कि आपको लेमन टी जो है वो मिल जाती है। और दूध वाली ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जो है वो लेमन टी जो है वो लगती है मुझे। और बाकी उस तरफ जो है वो अभी भी लड़ रहे हैं कि भैया नीचे बैठना ऊपर बैठना है। लेकिन अगर बात करो रूल के हिसाब से तो रात को करीब, पता नहीं वो अलग अलग टाइमिंग होती है, पर मोस्टली शायद 9 से 10 जो होता है, 10 से सुबह 6 बजे तक जो है वो आप अपनी बर्थ पे सो सकते हो। लेकिन दिन के वक्त में क्या होता है ना कि अगर किसी की मिडिल बर्थ है, किसी की अपर बर्थ है, तो वो लोग क्या होता है कि नीचे आके बैठ सकते हैं भैया, मतलब वो उनका अधिकार होता है। अब ये चीज़ के लिए ये समझ नहीं पा रहे हैं, जिनका बर्थ जिन्होंने बुक की है वो बोल रहे हैं कि भैया मुझे लेटना ही लेटना है, फट जाओ मेरी सीट से। और समझाने जाओ तो लोग अलग अलग तरफ जो है वो देते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप आराम से टीटी को बुला लो या फिर किसी को बुला लो और उनसे जो रूल है वो समझ लो। बाकी चीज़ ये है कि अब हम हावड़ा डीडीयू मेन लाइन पे आ चुके हैं, तो अब यहाँ से आपको बढ़िया एक्शन जो है वो देखने को मिलेगा और साथ ही साथ कुछ ओवरटेक जो है वो भी आपको देखने को मिलने वाले इस रूट पे। चलो मैं इन लोग के उसमें बिज़ी हो गया था, लेकिन हमारी ट्रेन जो है फ़िलहाल पारसनाथ रेलवे स्टेशन जो है वो पहुँच चुकी है। बाकी यकीन करिए कि बिल्कुल हमारा कोच और पीछे वाले कोच में ना बॉटल्स लगा के रखे थे, वहाँ पे सब पेंट्री का सारा सामान जो वो रखा हुआ था, इसलिए बाहर ठीक से निकल नहीं पाया। और जैसे ही इस तरफ आया अपना डिपार्चर जो वो हो चुका है यहाँ पारसनाथ रेलवे स्टेशन से। बाकी बात करूँ मैं अगर पारसनाथ की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है जैन धर्म के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे शिखर जी जो है वो स्थित हैं। और यहाँ की जो चोटी है ना, इस बहुत ही ऊंची चोटी झारखंड की करीब 1365 मीटर ऊंची है। और यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं ना, इसको मारंग बुरु के नाम से जानते हैं, मतलब कि महान पर्वत के रूप में इसको जानते हैं। हालांकि ये वो शिखर नहीं है, शिखर दूसरी साइड है, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे गेट जो है वो लॉक्ड है। देखिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया, मेरी सीट पे कोई जाके बैठ गया। इस रूट का भाई हाल ऐसा ही है, सिर्फ इस रूट का नहीं बल्कि जो मैंने पूरा बनारस से रांची सफ़र किया वो सफ़र किया, मतलब इस रूट पे ना आपका मतलब वही है, मोस्टली स्टाफ और बाकी जो लोग होते हैं वो ज़्यादा सफ़र करते हैं, तो वो दिक्कत जो है वो होती है। बाकी खैर चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, दिन का सफ़र है मेरा तो वो तो कट जाएगा आराम से। 3 बजे करीब पटना पहुँचेंगे हम। और अब जो है ना ज़्यादा कुछ दिखाने को, मतलब है बहुत कुछ दिखाने को, पीछे हावड़ा वंदे भारत जो वो आ रही है तो वो भी ओवरटेक करेगी हमें भी, तो बहुत चीज़ें जो है वो आपको दिखानी है। लेकिन हाँ, बाहर गेट पे खड़े होना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि धूप बहुत लग रही है, तो ऐसे में ना थोड़ा बचा करके आराम शूट जो वो करूँगा मैं अब। तो अपनी ट्रेन अभी जस्ट कोडरमा से निकल रही है, मैं बिल्कुल सो गया था। वैसे यहाँ पे नीचे उतर करके ज़्यादा बात तो नहीं कर पाए, लेकिन अगर मैं बात करूँ कोडरमा की, तो हाँ ये भी एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है हज़ारीबाग टाउन की तरफ, एक लाइन यहाँ से निकलती है मधुपुर की तरफ, और एक लाइन हम जाने वाले यानी कि गया वाली लाइन। तो इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये। यार एक चीज़ तो है कि इस ट्रेन में ना मतलब सिर्फ और सिर्फ जो साइड पेंट्री वाले लोग हैं उन्होंने पूरा कब्जा जो वो कर रखा है। अब देखो तो पूरा यहाँ पे, चलो ठीक है, यहाँ पूरा पानी की बोतल भर के रखी हुई है, उस तरफ गेट के दोनों तरफ जो है वो सामान रखा हुआ है। यहाँ भी देखो गेट नहीं खोल सकता मैं, यहाँ भी गेट के पास रखा हुआ है।
ये गेट खुला हुआ है, लेकिन यहाँ से मैं ओवरटेक और बाकी चीज़ों को दिखा नहीं सकता। कोडरमा और गया के बीच का सेक्शन जो है ये भी बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन फ़िलहाल तो बहुत गर्मी है जिस कारण से बहुत देर तक मैं आपको ये दिखा नहीं पाऊँगा। वैसे ये रोड भी बहुत ही खूबसूरत है और जब बारिश होती है ना तो बिल्कुल दूर दूर पहाड़ों पे आपको बादल जो है वो नज़र आते हैं। और इस ICF कोच की हालत देखो आप, इतना सब करने के बाद भी इसको बस पेंट जो है वो किया गया इस तरह से। और एक ज़माने में ये बिल्कुल ब्लू ICF जो है वो हुआ करता होगा। देखो ये ब्लू ICF हुआ करता होगा, इसके ऊपर ये उत्कृष्ट रेंज का विनाइल जो है वो चिपकाया गया यहाँ पे। पर ये ओरिजिनल ICF था जो कि अब बहुत ही कम देखने को मिलता है। बाकी गया पहुंचने वाले हैं और गया पहुंचने से पहले ये जो फल्गु रिवर ब्रिज आता है वो आपको दिखा रहा हूँ मैं अंदर से, बाहर से नहीं दिखा रहा क्योंकि एक कारण है, फ़ोन बाहर निकालूंगा तो फ़ोन जो है वो नीचे गिर जाएगा क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे डंडे लेके खड़े होते हैं इस ब्रिज पे। तो दोपहर करीब 1 बजने वाले हैं और फाइनली पहुंच रहे हैं गया जंक्शन रेलवे स्टेशन। गया पहुंचने से पहले ना फल्गु नदी जो है वो आती है और मैंने आपको अंदर से दिखाया वो, क्योंकि उस ब्रिज पे कई बार ऐसा हुआ है कि फ़ोन निकालते वक्त जो है लोग डंडे जो है वो मारते हैं, तो ऐसा रिस्क अपने को चाहिए ही नहीं। और ये पता नहीं कौन सी स्पेशल ट्रेन है, देखो बिल्कुल यूनिफॉर्म लिवरी लग रही है, मतलब पूरा ब्लू ICF कोचेस जो वो लगे हुए हैं इसमें। ये देखो कितने अच्छे लगते हैं ये ब्लू ICF, प्योर ब्लू ICF। और मुझे लग रहा है शायद इनको अभी हाल में ही अच्छे से पेंट जो है वो किया गया था महाकुंभ के लिए, और बिल्कुल प्योर ICF लिवरी जो है वो लग रही है। और ये जो आप शेड देख रहे हो ना, बिल्कुल ऐसा ही शेड DDU में देखने को मिलता है। ये बहुत पुराने वाले शेड है, बहुत पुराने वाले शेड है। दोपहर के 1 बज चुके हैं और पहुंच चुके हैं गया जंक्शन रेलवे स्टेशन। और इस तरफ खड़ी है अपनी वाली ही ट्रेन जो फ़िलहाल रांची की तरफ जा रही है, पूर्णिया कोट हटिया। और इस तरफ दोनों ही ट्रेन आपस में अगल बगल जो है वो खड़ी हुई हैं, तो ये नज़ारा जो है वो देखने को मिल रहा है गया में। बाकी हाँ, एक चीज़ ये है, यहाँ से भी काफ़ी लोग जो हैं वो अंदर बैठ रहे हैं, पता नहीं किसके पास वैलिड टिकट है कि नहीं है। बाकी एक चीज़ ये है कि यहाँ से मुझे जाना है DDU की तरफ, तो पटना तो जा ही रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट मैं DDU पहुँच सकता हूँ और जल्दी पहुँच सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल सासाराम होते हुए DDU पहुँच जाऊँगा। अच्छा, बात तो अगर मैं गया कि तो जंक्शन इसीलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है सासाराम होते हुए DDU की तरफ, एक लाइन यहाँ से निकलती है पटना की तरफ, और एक लाइन यहाँ से क्यूल भी निकलती है, और एक जैसे हमारे यानी कोडरमा की तरफ से। तो सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिलती हैं, और इसीलिए गया एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो बुद्धिज़्म में गया का एक अपना अलग ही महत्व है। ये बहुत ही पूजनीय जगह है, क्योंकि
यहीं पे सिद्धार्थ गौतम जी, जो कि महात्मा बुद्ध जिनको हम जानते हैं, उन्होंने एक तरह से एनलाइटमेंट जो है वो पाया था बोधि ट्री के नीचे। और ऐसा बोलते हैं कि वो जो बोधि ट्री है, हालांकि वो तो शायद रहा नहीं, लेकिन उसकी जगह पे एक और बोधि ट्री जो है वो अभी भी वहाँ पे है, जिसको देखने के लिए पूरे भारत से ही नहीं बल्कि श्रीलंका, जापान और जितने भी बुद्धिज़्म वाले देश हैं ना, वहाँ से काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पे आते हैं। और साथ ही साथ हिंदू धर्म में भी गया का एक अपना महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि यहाँ भी लोग जो है पिंडदान के लिए आते हैं हिंदुज़्म में। तो जो फल्गु रिवर है उसके किनारे पिंडदान जो है वो होता है, तो इसलिए बहुत फेमस है गया। तो गया जी के नाम से लोग जानते हैं। तो बिल्कुल गया का एक अपना अलग ही महत्व है। लेकिन एक चीज़ ये भी है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें भी हो जाती है जिनको सोच करके बहुत बुरा लगता है। बाकी अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से आराम से 1 घंटे बाद महाबोधि एक्सप्रेस जो है वो निकलती है, उसमें बैठ जाऊँगा तो शाम के 5:30 बजे तक मैं DDU पहुँच जाऊँगा। लेकिन उसमें बैठने वाला नहीं हूँ मैं, क्योंकि मेरा कुछ और प्लान है। मैं यहाँ से जाऊँगा पटना, और पटना में ना एक ऐसी ट्रेन लेने वाला हूँ जो शायद बहुत ही रेयर हो चुकी है आजकल, तो मतलब बहुत कम देखने को मिलती है ऐसी ट्रेनें। तो शायद से वो ट्रेन जो है वो मैं पकड़ पाऊँ अगर वो ऑन टाइम चले तो, क्योंकि वो एक स्पेशल ट्रेन है। तो देखने वाली बात होगी कि मैं उसको पकड़ पाता हूँ या फिर वो और लेट होती है। फिलहाल तो पहले पटना पहुँचता हूँ, उसके बाद आगे की यात्रा का जो वर्णन है वो करूँगा मैं। पूर्णिया कोट हटिया का डिपार्चर जो है वो हो चुका है, और हमारी ट्रेन भी बस कुछ देर में डिपार्चर लेने वाले। बिफोर टाइम यहाँ पहुँच गई, 1 बजे का अराइवल टाइम था और 10 मिनट पहले ट्रेन यहाँ पहुँच गई अपनी। मैं ना साइड पेंट्री जब होती है तो यही सब चीज़ होता है, मतलब जिन पैसेंजर्स को उतरना हो रहा है ना, तो वो लोग दूसरे गेट पे जाके उतर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो है वो भीड़ लगा के रखा हुआ है। पूरा यहाँ पे बॉटल जो है ड्रम वो लगा के रखा हुआ है, तो पूरा गेट ब्लॉक करके उन्होंने रखा हुआ है। बाकी ये देखो, पता नहीं कौन सी ट्रेन आने वाली, शायद से महाबोधि एक्सप्रेस नहीं, महाबोधि 2:15 पे निकलती है, तो शायद से हो सकता है शायद पहले लगाई है, इसके लिए इतना भीड़ जो है शायद हो सकती है। ये देखिए सामने मोस्टली महाबोधि एक्सप्रेस जो है वो लगाई जा रही है, और उसके लिए मतलब ये जनरल क्लास की भीड़ है भाई। जनरल क्लास में बैठने के लिए लोग ऐसे धूप में जो है वो खड़े हैं, और कुछ लोग जो है वो ट्रैक पार करके इस तरफ आ गए हैं, और जो लोग ट्रैक बीच में पार कर रहे हैं उनके लिए हॉकिंग जो हो रही है। ये देखो आप, बिल्कुल ये महाबोधि सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, और हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो गया यहाँ से। यहाँ पे हमारी ट्रेन का रिवर्सल जो है वो होता है, तो ट्रेन ने अपना डायरेक्शन जो वो चेंज कर दिया, और सामने महाबोधि, ओ हो, ये देखो आप कैसे लोग चलती ट्रेन में, वो देखो चलती ट्रेन में दौड़ भाग कर रहे हैं वहाँ पे। बहुत 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 मुश्किल होता है ऐसे, और ऑलरेडी कुछ लोग उसमें चढ़ भी गए हैं। बताओ, जनरल क्लास के लिए इतना रश था, और जितने भी AC क्लास है वो ठीक से भरे भी नहीं होंगे अभी तो। और ये ट्रेन सुबह करीब 5:30 बजे, 5:30 हाँ समथिंग इतने टाइम पे पहुंचती है दिल्ली। इतनी गर्मी में जनरल क्लास का हाल देखो आप, ठूस के लोग जो भरे हुए हैं। बाकी ये कोई जनरल क्लास नहीं है, 3rd AC क्लास है, और बिल्कुल मेरी सीट पे देखो 3-4 लोग बैठे हैं, और यहाँ लोग काफ़ी खड़े हैं, तो ऐसा हाल होता है इस रूट पे। चलो फिलहाल अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि वीडियो जो है वो खामोखा बहुत लंबा हो रहा है, और मिलूंगा आपसे सीधे नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं यहाँ से पटना की जर्नी कैसे करता हूँ, और पटना से वो जो स्पेशल ट्रेन है जो मुझे पकड़नी है, क्या मैं वो पकड़ पाऊँगा, और जिस चीज़ के लिए मैं वो स्पेशल ट्रेन में जर्नी करना चाहता हूँ क्या वो उसमें मिलेगी, वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाऊंगा। फिलहाल तो अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।